सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम 12th क्लास का एनसीईआरटी का सोशोलॉजी की बुक से सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिसके तहत हमने कल के लेक्चर में जितनी भी कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th की रिपोर्ट के तहत सभी आंकड़ों को डिस्कस कर लिया है। बुक की मर्यादा ही मात्र पूरी करनी रह गई है, अदरवाइज ये टॉपिक हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। इसलिए मैंने पुराने डाटा जो बुक में है कुछ वो यहाँ पर नहीं मेंशन किया है, सिर्फ आंकड़ों की रेफरेंस के लिए मैं उन्हें पढ़ ही दूंगा, हमें कंसेप्ट ही समझना था। और शुरुआत करते हैं डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया बुक के वाया। हालांकि कल के कंटेम्प्रेरी लेक्चर के वाया ये सेक्स रेशियो की गिरावट को अच्छी तरह से हम जस्टिफाई कर चुके हैं। हम ये जानते थे कि ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो इतिहास में लंबे समय तक 1050 वुमेन रही हैं 1000 मैन के ऊपर, तो उनकी एक संख्या अधिक रही है। उसके कारण दो माने गए थे कि जो चाइल्ड है फीमेल उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल चाइल्ड, और दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वुमेन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। ये कारण रहे कि उनकी जनसंख्या अधिक रही, तो ओवरऑल सेक्स रेशियो में वो आपको अधिक मिलती भी हैं। भारत में भी ऐसी परिस्थितियां हुआ करती थीं, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता चला गया, जिसके तहत आप देखेंगे कि वुमेन की पॉपुलेशन फॉल करती गई और 1991 के आगे ये चीज़ें और बिगड़ती हुई नज़र आईं। ये एक ट्रेंड, जहाँ एक तरफ ओवरऑल पॉपुलेशन की फिगर में वुमेन का प्रोपोर्शन गिरा, वहीं दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा चिंता की बात, चाहे वो सरकारें हों, सिविल सोसाइटी हों या फिर पॉलिसी मेकर किसी की भी बात कर लें या इंटेलेक्चुअल सेगमेंट, वो था चाइल्ड सेक्स रेशियो। 0 to 6 ईयर की एज में, जिन्हें आप जुवेनाइल भी कह लेते हैं या फिर आप चाइल्ड सेक्स रेशियो के रूप में जानते हैं, उसका भारी स्तर पर गिरावट होना, वो हमें कई और इशारा करते थे। और वो इशारे कुछ ये हुआ करते थे कि जैसे आप जब चाइल्ड सेक्स रेशियो को गिरते हुए देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि इसका एक कारण ये हो सकता है, चाइल्ड सेक्स रेशियो के कॉलम में इसे लिख दिया गया है, इसे ओवरऑल सेक्स रेशियो में देख लीजिए, दैट इज़ द चाइल्ड बियरिंग, क्योंकि वुमेन को चाइल्ड बियर करना होता है, इसकी वजह से उसकी हेल्थ पे एक डेंट आता है और इसी की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाता है, संतान को जन्म देते हुए मृत्यु पा जाना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पर हम समय दर समय कंट्रोल कर रहे हैं, जिसका एक कारण है वुमेन की एजुकेशन, जिसकी वजह से उसकी मैरिज में डिले होता है, उसकी फर्टाइल एज रिड्यूस होती है। इसकी वजह से भारत के स्तर पर फर्टिलिटी लेवल भी अब गिर रहा है। वुमेन का एजुकेट होने की वजह से अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर के ज़्यादा अवेकंड और अवेयर्ड होना, जिसकी वजह से वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही नीतियों को बेहतर अपनाती है, उन प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करती हैं, वो अपने न्यूट्रिशन पर फोकस करती हैं। यह भी कारण है कि गर्भवती अवस्था में जब वो संतान को जन्म देती हैं तो उनकी मृत्यु फिर नहीं होती। इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरीज़ का होना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का डिलीवरी सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल मैनर में जब संतान उत्पन्न कराई जाएगी तो आप बेटर मेडिकल केयर दे पाएंगे, इससे भी मृत्यु घटी। तो एक कारण ये माना जाता है कि हम एमएमआर को रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एमएमआर अच्छी खासे नंबर पे बना हुआ है। तो मैन के कंपैरेटिवली वुमेन यहाँ डिसएडवांटेज पे आ जाती है कि उसे मैन को किसी तरह की चाइल्ड बियरिंग नहीं करनी होती, वुमेन को करनी होती है। यह कारण है कि ओवरऑल सेक्स रेशियो में वुमेन का एक डिक्लाइन आया। लेकिन जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वो आंकड़ा सीधे सीधे बताता है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है गर्ल बेबीज़ की प्रति, और यही डिफरेंशियल ट्रीटमेंट उनके प्रति जो रहता है आगे जाकर के उनकी डेथ रेट का कारण बन जाता है, उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। क्योंकि जब आप उसके प्रति न्यूट्रिशन में डिस्क्रिमिनेशन रखेंगे, कमी रखेंगे और मेल चाइल्ड को ज़्यादा न्यूट्रिशन देंगे, जब आप उनकी वैक्सीनेशन की केयर नहीं करेंगे, उन्हें टाइमली मेडिकल एड और सपोर्ट जो चाहिए वो नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ये सारे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं जो कि उसके आगे की जीवन में उसके लिए या तो ब्लड की कमी, एनीमिया से सफ़र करती हुई परिस्थितियां पैदा करेंगी, ओवरऑल प्रोटीन की, मल्टीविटामिन की, मिनरल्स की कमी उसके अंदर पैदा करेंगे, जिनके कारण हो सकता है वो मैटरनल मैटरनिटी रेट का आंकड़ा बन जाए, जिसके कारण वो बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु को प्राप्त कर जाए, या जिनके आगे जाकर के यही डिफरेंशियल ट्रीटमेंट शिक्षा ना देने में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से वो खुद को लेकर के अवेयर और अवेकन नहीं हो पाती। इसकी वजह से भी उनका न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव नहीं हो पाता, ना तो योजनाओं को समझ पाती हैं, ना अपनी सेहत को समझ पाती हैं। तो ये कारण हो जाते हैं, तो ये एक कारण माना गया है। दूसरा, सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शंस। देखिए तकनीक बढ़ गई, भारत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ यूनिक आंकड़े मिलते हैं। अमूमन हम जोड़ करके देखते हैं कि भाई गरीबी एक कारण रहती है कि लोग अशिक्षित हो जाते हैं, और इसी अशिक्षा के कारण हम देख पाते हैं कि वुमेन अपने आप को लेकर के अवेकंड या फिर न्यूट्रिशन ओरिएंटेड नहीं रह पाती। यही कारण है कि उसकी न्यूट्रिशन में कमी है, जिससे कि उसकी संतान की न्यूट्रिशन में भी कमी आ जाती है, और यही कारण है कि बच्चे मृत्यु को ज़्यादा प्राप्त करते हैं तो वो ज़्यादा बच्चों को जन्म देती हैं। मुद्दे के कारण यहाँ पर यह है कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें अलग हैं। वो ये हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास की वजह से आपने
सोनोग्राफी जैसे प्रोसेस को डेवलप कर लिया, जिसके तहत स्कैनिंग होती है और उसी स्कैनिंग की वजह से आप लिंग का पता लगा पाते हैं, सेक्स को डिटर्मिनेट कर पाते हैं। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट ही है जिसके वाया आप टाइमली गर्भ में ही, अगर वो अनवारंटेड बच्चा है, अनवारंटेड यानी कि जेंडर के आधार पर, तो आप उसे गर्भ में ही अंत कर देते हैं। तो फिटिसाइड, आप फ्यूटस को ख़त्म कर देते हैं। ये फिटिसाइड के केसेस भारत में, पंजाब में खासतौर बहुत फेमस हुए थे और हरियाणा में भी। तो एक तरह से जो प्रॉस्पेरस फैमिलीज़ हैं, जो बड़े शहरों में रहती हैं, तो हमने ये देखा है कि बड़े शहर डेवलपमेंट से जुड़े हैं, प्रॉस्पेरिटी से जुड़े हैं, इनकम फैक्टर से जुड़े हैं। और उन्हीं शहरों में आप ये देखेंगे कि सेक्स रेशियो की गिरावट बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, ये वो विकसित क्षेत्र राज्य हैं भारत के या केंद्र शासित प्रदेश जिनमें अच्छी डेवलपमेंट है। इनका जीडीपी रेट भी अच्छा है, पर कैपिटा इनकम अच्छी है। फिर भी यहीं पर इतने ज़बरदस्त तरीके से सेक्स रेशियो का गिरने का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रचुर मात्रा में अवेलेबिलिटी होने की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो हैं वो गली नुक्कड़ पे बने हुए क्लिनिकों में होने लगे हैं, और जिसकी वजह से लोग अनवांटेड बच्चे को ख़त्म कर देते हैं गर्भ में ही। तो ये एक आंकड़ा यहाँ से मिलता है। जबकि हो सकता है बहुत से ऐसे राज्य भी थे जिन राज्यों में ऐसी सुविधाएं नहीं थी और वो राज्य प्रॉस्पेरस भी उतने नहीं थे, लेकिन उन राज्यों में आप देखेंगे कि सेक्स रेशियो ठीक ठाक थी। तो भारत में एक एलिमेंट इनकम के कॉन्टेक्स्ट में पैराडॉक्स ये वाला था। दूसरा एलिमेंट ये भी था कि जहाँ पर फैमिलीज़ प्रॉस्पेरस हैं, जिन क्षेत्रों में विकास हो रखा है, तो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस फैमिलीज़ जो हैं वो कम बच्चों की इच्छा रख रहे हैं कि बच्चे कम हों, ताकि इकोनॉमिकली हम फर्दर भी प्रोग्रेस होते रहें, क्योंकि जो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो चुका है वो आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। इसके लिए बर्डन कम हो, जो बच्चा हो उसे ही बेहतर तरीके से परवरिश दे सकें। ऐसे में उनका सिलेक्शन पर एलिमेंट ज़्यादा हावी हो गया है कि जब अब बच्चे कम रखने हैं, उसमें से बच्चा किस जेंडर का रखना है ये हम पहले ही डिसाइड करेंगे। इस हिसाब से जब कम बच्चे रखने हैं और आप जेंडर स्पेसिफिक ही बच्चा बचाना चाहते हैं, तो भी पाया गया है कि प्रॉस्पेरस फैमिलीज़ ही ज़्यादा प्रेफर करती हैं इस तरह की टेस्टिंग को, इस तरह के आंकड़ों को, और उसके वाया वो फिर उसी जेंडर को रखती हैं। तो सन प्रेफरेंस नज़र आती है, मेल प्रेफरेंस नज़र आती है। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हुआ एक पैराडॉक्सिकल आंकड़ा ये भी था, विरोधाभासी बात ये भी थी। एक तो ये था कि जिन क्षेत्रों का विकास है, लोग विकसित हैं, फिर भी वहाँ पर आपको दिखता है कि तकनीक की अधिकता होने की वजह से वहाँ पर एबॉर्शंस अधिक हो रहे हैं, और ख़ासतौर उनके जो कि फीमेल चाइल्ड हैं। दूसरा, लोग प्रॉस्पेरस हुए हैं तो उनकी इच्छा है कि बच्चे कम ही हों, लेकिन कम हो में सन प्रेफरेंस नज़र आती है, जिसमें कि वो सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस करा रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा कोई बात क्लियर कट नहीं हो जाती है हर जगह पर लागू कि भाई गरीबी ही एक कारण है, अशिक्षा ही एक कारण है कि आप चाइल्ड सेक्स रेशो में कमी देख रहे हैं। भारत की परिस्थितियाँ राज्य से राज्य में बदल जाती हैं। सामाजिक कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत के हिस्टोरिकल रीजंस, ट्रेडिशनल रीजंस, कल्चरल रीजंस, सोशल रीजंस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके तहत एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है पेट्रियार्की का, सन प्रेफरेंस का, और वुमेन का अपनी जिस फैमिली में वो मैरिज होकर के जाती है वहाँ पर अपने आप को स्टेबलाइज करने का। वो मेल चाइल्ड को बर्थ देगी तो उसकी भी एक लेजिटिमेसी बनेगी उस फैमिली में, उसकी साख बनेगी, उसकी आइडेंटिटी बनेगी। ये कारण है पैट्रियार्की खुद को इस तरह से कंटिन्यू कराती है, यानी कि विवाह के बाद भी महिला का स्थान बन रहा है। तब जब वो उस घर में जाकर के भी एक पुरुष को ही जन्म दे रही है तो वो गर्व से खड़ी हो पाएगी, लोग उसे गर्व से देखेंगे। ये महत्व है। आई बात समझ में? यदि दो संतान में से दोनों ही बेटियों को जन्म दे दिया, उसका उस परिवार में भी जीवन दूभर हो जाता है, उसे समाज में वो इज्जत सम्मान मिल नहीं पाता है। और फिर कहीं जाकर के यदि तीसरी संतान पुरुष यानी कि मेल चाइल्ड होता है, फिर जाकर के वो वापस से अपनी उस रिस्पेक्ट में आती है। तो इस तरह की पैट्रियार्की है जो सन प्रेफरेंस को कंटिन्यू बनाए हुए है आज दिन तक भी। आई बात समझ में? तो ये सारे फैक्टर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एक फैक्टर ऑलवेज रहता है, कम है, गरीबी है, कुपोषण है और अशिक्षा, लोगों की जानकारी कम, ज्ञान कम, ये तो बातें हैं ही हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में गरीबी नहीं है वहाँ पर भी ऐसा देखा गया है। तो विज्ञान और उन क्षेत्रों में टेस्टिंग का विकास एक कारण माना गया है। इसके के तहत सरकार के द्वारा बहुत सख्त नियम भी लाए गए, जैसे कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज एक्ट 1996, जिसको 2003 में अमेंड करके और मजबूत किया गया। इसके तहत सेक्स डिटर्मिनेशन सभी हॉस्पिटल्स में बैन है। जो भी करेगा उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
पेनल्टी का भी प्रावधान है, सीज करने का भी प्रावधान है, बंद करने का भी प्रावधान है हॉस्पिटल को। तो ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं। फिर भी अंदर खाते आप सब जानते हैं, ज़्यादातर गांव देहातों में जो हॉस्पिटल होते हैं इन क्षेत्रों में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। फ्रेंडली सर्कल में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो शुरू से फ्रेंड ही होते हैं डॉक्टर साहब के, तो बात ज़्यादा बाहर निकलती भी नहीं है। तो आज भी ये डाटा होते हैं। और हमारे जो बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं या बहुत से रिच लोग हैं, वो इंडिया में नहीं तो चलिए टिकट कटा के फ़ॉरेन चले जाते हैं, वहाँ से सेक्स पता लगा करके आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के कानून अभी नहीं बने हैं, वहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, तो अब वहाँ से पता लगा करके आ जाते हैं। ओके, सो सच थिंग्स आर देयर। सो सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शंस, स्फीयर निगलेक्ट ऑफ गर्ल बेबीज इन इन्फेंसी, जब वो इन्फेंट स्टेजेस में है उसका स्फीयर निगलेक्ट होना, इस वजह से भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, इस वजह से वो खत्म हो जाती हैं। और फीमेल इन्फेंटिसाइड, गर्भ में नहीं मार पाए, अब जन्म ले गए हैं तो दूध के घड़े में डुबा करके दफना देना, या फिर पानी में डुबा देना, या फिर मिट्टी में ही गाड़ देना, किन्हीं भी प्रक्रियाओं से उसे ख़त्म कर देना। तो फीमेल इन्फेंटिसाइड 5 बरस के भीतर भीतर उसका खात्मा कर देना, ये सारे कारण रहे हैं। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ गर्ल बेबीज, सेक्स स्पेसिफिक अबॉर्शन, सन प्रेफरेंस, पेट्रियार्कल सोसाइटी, स्फीयर निगलेक्ट ऑफ द गर्ल बेबीज इन इन्फेंसी, फीमेल इन्फेंटिसाइड और लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो आर फाउंड इन मोस्ट प्रॉस्पेरस रीजन्स ऑफ इंडिया। दिस इज द यूनिक थिंग जो मैंने आपको अभी समझाई। कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आप इसमें फंस जाते हैं। हालांकि इन मुद्दों पर हमने अपने और लेक्चर सीरीज़ों में बहुत चर्चा कर दी है, लेकिन अब आपको ये इतने लेक्चर्स इस डेमोग्राफिक वाले सीक्वेंस में करने के बाद ये सारी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो की एक्चुअल परिस्थिति भारत में क्या है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसके तहत आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए 1901 की अगर आप बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे। ऑल एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, यानी कि यूनिवर्सल सेक्स रेशियो की बात कर रहा हूँ। 972 फीमेल थी पर 1000 मेल पर, यह 1901 का आंकड़ा है। इसके बाद आप आंकड़े को लगातार गिरते दिखते हैं। 1911 में 964 हो गई 964, 1921 में 955, 1931 में 950, 1941 में 945, 1951 में एक उछाल आया, 1946 हुई। लेकिन इसके बाद आप देखिए 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 927 और उसके बाद 1991 के बाद जब सरकार अलार्म्ड हुई तो इसमें कुछ सुधार करने की और हम बढ़े तो 2001 में आपको 933 का आंकड़ा मिलता है और 2011 में। तो आज आप 2011 का सेंसस भारत में यूज़ कर रहे हैं। टोटल 1000 मेल पर 243 फीमेल है। लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो में बहुत ज़बरदस्त अंतर आता है, जहां 1961 में यह आंकड़ा 976 पर खड़ा था। 976 फीमेल चाइल्ड थी 1000 मेल चाइल्ड पर। उसके बाद 1971 में ये 1964 हुआ, 1981 में ये 1962 हुआ, 1991 में ये 945 हुआ। लेकिन ध्यान से देखिए 1991 से 2001 के बीच में जहां ओवरऑल सेक्स रेशियो में 927 से 933 तक बढ़ोतरी हुई, वहीं दूसरी तरफ चाइल्ड सेक्स रेशियो में 945 से 927 तक गिरावट हुई। यानी कि ओवरऑल सेक्स रेशियो 1991 से 2001 के बीच में बढ़ रहा था 927 से 933, वहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो इसी समय के दौरान गिर रहा था 945 से 927। इसके आगे और ध्यान से देखिए 2001 से 2011 के बीच में ओवरऑल सेक्स रेशियो 10 से बढ़ा 933 से 943, 933 से 943। वहीं दूसरी तरफ चाइल्ड सेक्स रेशियो देखिए 927 से 919 हो गया। तो 1991 के बाद लगातार ओवरऑल सेक्स रेशियो बढ़ रहा है लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो गिर रहा है। जबकि इसी समय में भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 में। भारत में शहरों का अधिक विकास हुआ, शहरों की आमदनी बढ़ी, भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बढ़ी, लिटरेसी रेट भी बढ़ा, प्रॉस्पेरस सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुई और उनमें लोग भी डेवलपमेंट हुए। यही वो दौर था जब भारत नई जीडीपी रेट में एंटर हुआ, जो कि हिंदू जीडीपी रेट जो कि उससे पहले तक चला करती थी 3.5 के अराउंड रहती थी, उससे आगे बढ़ा और भारत ने इन्हीं समय के दौरान 8-8.5% तक की भी जीडीपी देखी है। लेकिन इस परिस्थितियों में भी आप देखें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट आती नज़र आ रही है। ये है विषय चिंता का। यानी कि यहाँ से पता लगता है कि शुरुआती दिन से ही भारत ने चाइल्ड फैमिली प्लानिंग की नीतियों को अपनाया। आपने जब डेमोग्राफी का ये सारा चैप्टर पढ़ा, आपको ये स्थापित हो गया है कि डेमोग्राफी कितनी महत्वपूर्ण है किसी देश की डेवलपमेंट के पाथ को डिसाइड करने में। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड का टॉपिक आपने अच्छे से देखा था। कोई देश डेवलप होगा या नहीं होगा या कितना होगा, किसी देश के रिसोर्सेज कैसे यूज़ होंगे, किसी देश में जेंडर स्पेसिफिक, ग्रुप स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक या एज स्पेसिफिक लोगों की परिस्थिति कैसी होगी, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफी पर निर्भर करती हैं। यही कारण है कि एक राज्य यानी कि देश, एक स्टेट
एक इंडियन स्टेट या वर्ल्ड का कोई भी स्टेट अपनी पॉलिसी इंटरवेंशंस की मदद से डेमोग्राफी को हमेशा जो भी उसकी इच्छित मार्ग है उस पर चलाना चाहता है, यानी कि जो भी डिज़ायरेबल पाथ है डेमोग्राफी को उस पर ले जाना चाहता है, क्योंकि वो ये मानता है कि बहुत बड़ा प्रभाव है डेमोक्रेसी का एक देश के विकास में या एक देश की तबाही में। इसके लिए हमेशा से ही टारगेटेड मैनर में ही एक रेगुलेटेड पाथ पर आप डेमोग्राफी को प्रोसीड कराना चाहते हैं। इसके लिए ही फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ें आती हैं और भारत में विश्व में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग 1951-52 के समय से आई। हमने पहले टारगेटेड मैनर में डेथ रेट को कंट्रोल किया। उसके सारे प्रयास आप अब तक पढ़ चुके हैं, चाहे वो मेडिकल केयर का बढ़ना था, चाहे न्यूट्रिशन का बढ़ना था, चाहे वो पेंडेमिक्स को कंट्रोल करना था और चाहे फिर फूड सिक्योरिटी को बेटर करना था, कम्युनिकेशन और दूसरे नेटवर्क को इम्प्रूव करना था, बफर स्टॉक मेंटेन करना था, सब डिटेल में पढ़ाया। फिर हमने टारगेट रखा बर्थ रेट कंट्रोल करने का। इसके तहत हम फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करने की तरफ बढ़े, कॉन्ट्रासेप्शन प्रेवलेंस रेट को बढ़ाने की ओर बढ़े, स्टरलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाने की ओर बढ़े, वुमेन लिटरेसी की ओर बढ़ाने की ओर चले, चाइल्ड बियरिंग एज रिड्यूस हो सके इसके लिए मैरिज एज को डिले करने की ओर बढ़े, हम वुमेन को वर्क पार्टिसिपेशन में बढ़ाने की ओर बढ़े। ये सब चीज़ें हमने की। स्टेट चाहे जितना भी इंटरवीन कर ले, पर पूरे डेमोग्राफी के चैप्टर का अध्ययन करके हमने ये तो सीखा कि जो चीज़ें बहुत डीप रूटेड सोशल इश्यूज से जुड़ी हैं उसमें सीधे सीधे स्टेट इंटरवेंशन से ही बात नहीं बनेगी। ओवरऑल जब सोसाइटी में सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, जब कल्चरल चेंजेस आएंगे, जब समाज अपना मत बदलेगा, सामाजिक धारणाएं बदलेंगी, तब जा कर के ही सरकार के या राज्य के किए गए काम डाटा में परिवर्तित होने शुरू हो जाएंगे, तब तक नहीं। तो फिर इसलिए डेमोग्राफी को ज़्यादा बेटर शेप करने के लिए एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल कंडीशंस, कल्चरल कंडीशंस ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। जब इनमें परिवर्तन आता है तो डेमोग्राफी ज़्यादा परिवर्तन होती है और वो हमने देखा कि शहरों में आते ही अमूमन फर्टिलिटी रेट गिर जाता है। हमने देखा कि शहरों के स्तर पर न्यूट्रिशन का लेवल बेहतर ऑब्जर्व हो रहा था। हमने देखा कि शहरों के स्तर पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट गिर गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गिर गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होने लगी, वहाँ पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है। तो जैसे इकोनॉमिक परिस्थितियाँ बदली, जैसे ही शहरों में सोशल परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी, कल्चरल एस्पेक्ट्स भी चेंज हो जाएंगे, डेमोग्राफी के डाटा भी उस तरह से रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो स्टेट इंटरवेंशन एक रोल प्ले करती है, लेकिन ये फैक्टर्स साथ के साथ बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जब ये होगा तो चीज़ें बदलेंगी। इसलिए हमेशा सरकारों पर बल दिया जाता है कि आप ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों को बदलने में दें, स्टेट की इंटरवेंशन इस मैनर में ज़्यादा हो ताकि इनडायरेक्ट एलिमेंट्स को सेटल किया जा सके, इनडायरेक्ट एवेन्यूज़ को सेटल किया जाए, चाहे वो इकोनॉमी हो, अर्बनाइजेशन की तरफ बात करें, सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन की बात करें, डिजीज़ कंट्रोल की बात करें, इन क्षेत्रों में ज़्यादा काम किया जाए ताकि ये नतीजे वैसे मिलें जैसा हम चाहते हैं। तो ये हमने सेक्स रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में सीख लिया। इसके रिलेटेड तो सारा हमने वैसे ही डिटेल में बहुत पढ़ लिया है। आगे कहानी आती है लिटरेसी की। देखिए, लिटरेसी बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है एजुकेशन की, और एजुकेशन एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है आपकी डेवलपमेंट की। उसके बिना पॉसिबल नहीं है। आप जितने ज़्यादा लिटरेट होंगे, जितने अधिक एजुकेट होंगे, उतना ही बेटर अपना करियर प्लान कर सकते हैं। और जितना बेहतर आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं, देश के द्वारा जो भी सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपनाई जा रही हैं उनमें आप बेहतर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप उनको बेहतर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यानी कि आने वाले समय में यदि कोई नॉलेज इकोनॉमी जैसी चीज़ें डेवलप भी होंगी, आप उसमें बेहतर पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक देश किस रूप में आगे बढ़ेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने वाली पॉपुलेशन कितनी का एजुकेटेड, डेवलप्ड और स्किल्ड है। इसलिए यदि आप डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आपको लोगों को स्किल्ड बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में लिटरेसी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। लिटरेसी के स्तर पर देखें तो हमें कई तरह के अंतर नज़र आते हैं। जेंडर के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, सोशल ग्रुप के हिसाब से हम देखते हैं कि अंतर है। जेंडर के हिसाब से सीधा सीधा नज़र आता है कि मेल लिटरेसी रेट फीमेल लिटरेसी रेट से अधिक है। फीमेल लिटरेसी रेट यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ है और उसके रीज़न वही है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की आप बात कर लीजिए, पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर लीजिए, और वुमेन के घर से बाहर ना निकल करके काम करने की एक हमारी सामाजिक व्यवस्था की आप बात कर लीजिए। इसी कारण से, लेकिन दूसरा ट्रेंड ये भी है, सरकारों के किए हुए प्रयास हैं, समाज में आया परिवर्तन है और नए तरह के उद्योग धंधे जैसे कि IT सेक्टर जिनमें महिलाएं सहजता से काम कर सकती हैं, फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। और आप ये जान करके हैरान भी होंगे कि फीमेल लिटरेसी रेट की ग्रोथ मेल लिटरेसी रेट की ग्रोथ से ज़्यादा है। इसका एक कारण ये भी बनता है कि फीमेल लिटरेसी थी ही बड़ी कम, इसलिए फिर उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा आया। तो ये एक आंकड़ा यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो आपको समझना है। सो प्री रिक्विजिट लिटरेसी इज़ द प्री रिक्विजिट टू एजुकेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्पावरमेंट।
वेरिएबल है लिटरेसी रेट अक्रॉस द जेंडर, अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द सोशल ग्रुप. फीमेल लिटरेसी हैज़ बीन राइजिंग फास्टर देन द मेल लिटरेसी. Inequalities in the literacy are especially important because they tend to reproduce inequality across generations. आपकी आज की जनरेशन्स यदि लिटरेसी और एजुकेशन के स्केल पर इनइक्वल रहेंगी, वो आगे की फ्यूचर जनरेशन्स को बेटर एजुकेट नहीं कर पाएंगी, और जैसे ही फ्यूचर जनरेशन्स बेटर एजुकेट नहीं कर पाएंगी तो वो दूसरी एजुकेटेड जनरेशन्स जो उनके साथ खड़ी हैं उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगी, तो वो लेस एफिशिएंट होंगी, वो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगी. और अगर वो कॉम्पिटिटिव नहीं होंगी तो उस समय की इकोनॉमी के द्वारा जो भी ग्रोथ दी जा रही है या जो भी इनकम बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स या फिर सोसाइटी के द्वारा जो भी अपलिफ्टमेंट हो रही है, आप उसमें अपना स्टेक प्लेस नहीं कर पाएंगे, अपना दावा नहीं रख पाएंगे, आप उससे अपने लिए बेनिफिट डिराइव नहीं कर पाएंगे. आपके आगे की पीढ़ियां फिर उसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होंगी जैसे आप हुए. तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनइक्वालिटीज़ को कंसंट्रेट करने में लिटरेसी और एजुकेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जैसा आज दिन तक होता भी रहा. ये सोशल ग्रुप्स में वेरिएबल इसलिए भी है क्योंकि आज दिन तक जितने भी डिसएडवांटेज डिप्रेस्ड ग्रुप हुआ करते थे भारत में, जाति के आधार पर ही बात कर लें आप, वर्ण व्यवस्था के आधार पर, लंबे समय से हज़ारों वर्षों से क्योंकि उन्हें एजुकेशन से वंचित रखा गया, इसलिए ये परिस्थितियां आ गई कि उनकी आगे की पीढ़ियां उस रूप में भारत की विकसित अर्थव्यवस्था से लाभ नहीं कमा पाई जैसा शिक्षित वर्गों ने उठाया. और यही कारण था कि उनके आगे की पीढ़ियां भी और कॉम्प्रोमाइज़ रहीं. यही कारण था कि फिर संविधान के अंदर एक पॉजिटिव इंटरवेंशन करके उन्हें लेवल प्लेइंग ग्राउंड प्रोवाइड करने के लिए उनके लिए रिजर्वेशन का प्रबंध लाया गया. और वो लाया भी दो ही इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में गया, एक शिक्षा, दूसरा रोज़गार. ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, किसी एक ही क्षेत्र में लाते तो भी बात नहीं बनती. तो रोज़गार और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में लाया गया. उन वर्गों को शिक्षित भी किया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पर, इक्विटी के सिद्धांत की मान्यता रखते हुए, और उन लोगों को रोज़गार भी दिया जाएगा ताकि आगे के उनके वंशज, उनका परिवार उस शिक्षा के अभियान को निरंतर बनाए भी रखे. केवल रिजर्वेशन देने से ही बात नहीं बनती, वो भी एजुकेशन की फील्ड में आपको उन्हें एक इनकम सिक्योरिटी भी देनी ज़रूरी होती है, उन्हें रोज़गार में भी एक समानता देने की आवश्यकता है. ऐसे प्रयास करके ही ये खाई को पूरने की कोशिश की जा रही है जो हज़ारों वर्षों में बनाई गई. तो एक समय की, एक पीढ़ी की इलिटरेसी आने वाली पीढ़ियों को इलिटरेट रखती है और फिर देश के विकास में भी सेंध लगाती है, और देश में जो विकास हो रहा है उसका हिस्सा भी इन तक नहीं पहुंचता है, तो ये परपेचुएट हो जाती है. तो ये एक परपेचुअल प्रोसेस हो जाता है जो कि विद द कमिंग जनरेशन टू जनरेशन और ज़्यादा कंसंट्रेट करने लग जाता है और खाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है. ऐसे में ही एक वर्ग जो कि बहुत कम होता है, जो कि बहुत संपन्न हो जाता है, दूसरा वर्ग जो कि बहुत ज़्यादा होता है नंबर में लेकिन पूरी तरह से डिप्राइव्ड होता है. इस तरह से फिर समस्याएं पैदा होती हैं समाज के अंदर. तो ये एक लिटरेसी का आंकड़ा भारत भर में है. कई सारे अभियान चलाए गए, आप जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, दूसरी तरफ मिड डे मील स्कीम चलाई गई ताकि बच्चे स्कूल में आएँ, खाने पीने की व्यवस्था उनकी की गई. 14 बरस तक के लिए चाइल्ड लेबर पर बैन लगाया गया, उसका कानून लाया गया ताकि बच्चों को काम में ना लगा करके स्कूल भेजा जाए. फंडामेंटल राइट बनाया गया एजुकेशन को, दैट इज़ द प्राइमरी एजुकेशन. तो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट के तहत आपको मैंडेटरली दी जा रही है. तो आज 14 बरस तक आपकी एजुकेशन यूनिवर्सल ही नहीं है, वो यूनिवर्सल के साथ साथ कंपलसरी भी है, आपको वो लेनी ही है. इसके लिए सरकारी स्कूल खोले गए, टीचरों की अपॉइंटमेंट की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की कोशिश की गई. उसके फलस्वरूप आज आंकड़े आपके सामने बेहतर भी हैं. आज तकरीबन भारत की 3/4 पॉपुलेशन लिटरेट हो चुकी है, लगभग 75% के अराउंड लिटरेसी रेट अचीव हो चुका है. कुछ राज्य तो ऐसे भी हैं जिनमें यूनिवर्सल लिटरेसी अचीव कर ली गई है, जैसे कि केरला की हम बात करें. लेकिन आज भी बहुत से राज्य ऐसे हैं जो पिछड़ रहे हैं, जैसे कि बिहार लिटरेसी के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ रहा है. ये भी एक समस्या का कारण है. तो जिन जिन राज्यों में लिटरेसी लेवल बहुत गिरा हुआ है उनमें बहुत तेज़ी से उसके सुधार की आवश्यकता है, वरना वह राज्य पिछड़ जाएंगे, उस राज्य के लोग पिछड़ जाएंगे और दूसरे राज्य आगे बढ़ जाएंगे और भारत की लोपसाइडेड डेवलपमेंट की ये कहानी इसी तरह से चलती रहेगी. तो उसी क्षेत्र में मैंने आंकड़े लिखे हैं जो आपके सामने यहाँ पर हैं. आंकड़े पढ़ करके मैं आपको डाटा के वाया एक बार ज़रूर बताना चाहता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएँ. लिटरेसी का डाटा है, हाँ देखिए 1951 की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, मेल फीमेल में लिटरेसी का गैप 18.3% था, इस बात को ध्यान में रखना है. दूसरी तरफ
2011 में मेल फीमेल के बीच में आज भी लिटरेसी का गैप 16.3% है। लेकिन ये लिटरेसी के गैप आज 16.3% जो है, इसको ध्यान से समझें। 1951 में ये 18.3% था लिटरेसी गैप, 1961 में ये बढ़ के 25.1% हो गया था, 1971 में ये 24% था, 1981 में 26.6%,